हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लुसेंट समान ज्ञान की भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज में। तो चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम जोड़ा जाए। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका उत्पादन कितना करना है, क्या करना है और कितना कीमत पर बेचना है, ये सब कौन सा तय करता है? बाजार तय करता है। जिस अर्थव्यवस्था में बाजार तय करता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस, देखिए द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। कब प्रकाशित हुआ था? 1776 ईस्वी में। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। किस अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत द वेल्थ ऑफ नेशंस को माना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप कौन सी अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई? राज्य अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला अगर सरकार द्वारा लिया जाता है तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? राज्य अर्थव्यवस्था। और जिसका फैसला बाजार द्वारा तय किया जाता है उसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली नजर आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था और चीन की 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? जर्मन दार्शनिक। कौन थे? कार्ल मार्क्स। कितना से कितना? 1818 से 1883 ईस्वी ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई। कब नजर आई? 1917 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुई थी? बोल्शेविक क्रांति। कहाँ हुई थी? सोवियत संघ में। ठीक है, इसमें क्या नजर आई? राज्य अर्थव्यवस्था। इसका आदर्श रूप चीन में सामने आया। और आदर्श रूप कहाँ सामने आया? चीन में। कब? 1949 ईस्वी में। मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखिए कौन कौन सा अर्थव्यवस्था हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। यह दोनों का मिला जुला रूप है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि देखिए किसने सुझाव दिया था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। केन्स ने। किसने? केन्स। और जबकि प्रोफेसर लांज ने कहा था समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। किसने कहा था? प्रोफेसर लांज ने। प्रोफेसर लांज ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी की तरफ बढ़ाने कहा था
और केन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने कहा था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मानव के तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, पहला प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। देखिए, प्रथम क्षेत्र जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वह पर्यावरण पर निर्भर होता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबंध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। देखिए, कौन सी संलग्न श्रम की प्रकृति को क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। इसे पूछ सकता है कि रेड कॉलर जॉब किस क्षेत्र में किस संलग्न श्रम की प्रकृति कहा जाता है? तो वो प्राथमिक क्षेत्र के। द्वितीयक क्षेत्र जो होता है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब, देखिए प्राथमिक जॉब में रेड कॉलर जॉब और द्वितीय क्षेत्र में व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया है। जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है और कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। जैसे एक तरह से इसको कह सकते हैं इंजीनियर हो गया, या फिर वहाँ का जो कुशल श्रमिक है जिसके हाथ में हुनर है उसको व्हाइट कॉलर जॉब, और जो श्रमिक हो गए, जो मजदूर हो गए, उसको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। देखिए कब जब राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक समृद्धि हो रही है कहते हैं। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। देखिए ये पूछ सकता है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है, तो क्या होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। देखिए हम पूछ सकता है कि आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, जिसका तात्पर्य जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। और महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई कहा और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में कहा है। फिर है
आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि बराबर हुआ केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन। आर्थिक विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन हो तो आर्थिक समृद्धि, और परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन हो तो आर्थिक विकास। राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, अवार्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। आर्थिक विकास की माप, विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। देखिए, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम का प्रतिपादन किसने किया? विश्व बैंक ने किया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन मॉरिस डेविड मॉरिस ने किया, ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। देखिए, इसका प्रतिपादन किसने किया? मॉरिस डेविड मॉरिस ने किया। किसका? ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा। देखिए, इसमें ध्यान से आप ध्यान रखें, क्या क्या है? शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर और 1 वर्ष की जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग किया जाता है, जो 0 से 100 के पैमाने पर है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। तीसरा, क्रय शक्ति समता विधि, इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया। देखिए, इसका क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1993 में किया, और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 ईस्वी के अनुसार 2012 ईस्वी में क्रय शक्ति समता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। निवल आर्थिक कल्याण, चौथा है निवल आर्थिक कल्याण। निवल आर्थिक कल्याण बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटाव उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां जोड़ अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं। सैमुअल्सन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार का सही माप करेगा। देखिए, किसका धारणा है? सैमुअल्सन का। किसका धारणा है? सैमुअल्सन का। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कॉब ने 1989 में किया। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? डेली तथा कॉब ने 1989 ईस्वी में किया। जीवन की गुणवत्ता में सुधार आर्थिक विकास का मापक की माप के लिए विलियम नोरघास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअल्सन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। 5वां, मानव विकास सूचकांक। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके सहयोगियों ने किया। देखिए, मानव विकास सूचकांक का सबसे पहला यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1990 ईस्वी में महबूब उल हक ने तथा उनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक के 3 आधारभूत आयाम हैं: ज्ञान, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का स्तर। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान क्या हो सकता है? 1 तक हो सकता है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किए जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक किसका है? मानव विकास सूचकांक जो है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सूचकांक है। फिर है
मानव विकास रिपोर्ट 2015 मानव विकास सूचकांक के गुणात्मक मापन का प्रयास यूएनडीपी द्वारा 1990 ईस्वी में सतत रूप से जारी है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट की संज्ञा दी गई है। 14 दिसंबर 2015 ईस्वी को जारी की गई मानव विकास हेतु कार्य शीर्षक वाली रिपोर्ट में विश्व के कुल 188 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक आकलित किए गए हैं, जिनमें भारत का 130वां स्थान है। रिपोर्ट 2015 में मानव विकास सूचकांक रैंकिंग तालिका में 1 से 49 क्रम संख्या तक के देशों को अत्यधिक उच्च मानव विकास श्रेणी में, 50 से 105 क्रम संख्या तक के देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, 106 से 143 क्रम संख्या तक के देशों को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में और 145 से 188 क्रम संख्या तक के देशों को निम्न मानव विकास सूचकांक श्रेणी में विभक्त किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट 2015 में सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक 0.944 नॉर्वे का है, जबकि सबसे नीचा मानव विकास सूचकांक 0.348 नाइजर का है। इस प्रकार नॉर्वे को सर्वोच्च मानव विकास वाला देश और एवं नाइजर को निम्नतम मानव विकास वाला देश का स्वीकार किया गया है। विश्व का मानव विकास सूचकांक 0.711 है। 5 अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश हैं नॉर्वे 0.944, ऑस्ट्रेलिया 0.935, स्विट्जरलैंड 0.930, डेनमार्क 0.923, नीदरलैंड 0.922। मानव विकास सूचकांक 0 से 0.548 निम्न मानव विकास वाले देश, 0.565 से 0.9698 तक मध्यम मानव विकास वाले देश, 0.702 से 0.798 तक उच्च मानव विकास वाले देश, 0.802 से 1 तक बहुत उच्च मानव विकास वाले देश। भारत व उनके पड़ोसी देशों के मानव विकास के मामले में विश्व में रैंक: श्रीलंका 73, चीन 90, भारत 130, भूटान 132, बांग्लादेश 142, नेपाल 145, पाकिस्तान 147, अफगानिस्तान 171। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना मानव विकास सूचकांक के साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स व मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर भी की जाती है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के आकलन में मातृत्व मृत्यु दर व किशोर मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण, संसदीय सीटों में महिलाओं के प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता एवं आर्थिक गतिविधियों को समाहित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार 155 देशों के लिए प्रस्तुत लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का GII मूल्य 0.563 है, अर्थात रैंकिंग की दृष्टि से 130वां स्थान है। वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक का मूल्य 0.449 है। मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में प्रति महिला प्रजनन दर 2.5 है। खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं कि नहीं, इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। देखिए किसने किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप निम्न 6 कारकों के आधार पर की जाती है। प्रति व्यक्ति GDP कितने आधार पर की जाती है? खुशहाली की माप 6 कारकों पर की जाती है। प्रति व्यक्ति GDP, क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता तथा भ्रष्टाचार का बोध। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2015, इसका प्रकाशन अप्रैल 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा किया गया। 158 देशों के सर्वेक्षण में स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे खुशहाल और टोगो सबसे कम खुशहाल देश है। इस सूची में भारत का स्थान 117वें पैदान पर है। भारत का रैंक सूडान के पहले और लाइबेरिया के उपरांत है।
भारत के पड़ोसी देशों का रैंक है चीन 84वां, पाकिस्तान 81वां, बांग्लादेश 109वां, नेपाल 121वां, अफगानिस्तान 153वां एवं श्रीलंका 132वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2016, इसका प्रकाशन मार्च 2016 ईस्वी में किया गया। 157 देशों के सर्वेक्षण में डेनमार्क सबसे खुशहाल एवं ब्रूंडी सबसे कम खुशहाल देश है। इस सूची में भारत का स्थान 118वें पायदान पर है। भारत के पड़ोसी देशों का रैंक है चीन 83वां, पाकिस्तान 92वां, बांग्लादेश 110वां, नेपाल 107वां, अफगानिस्तान 154वां एवं श्रीलंका 117वां, म्यांमार 119वां एवं भूटान 84वां। राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में किया गया था। देखिए, प्रथम प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? 1867 से 68 ईस्वी में क्या किए थे? राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। एक श्रीरास ने कितना था? 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थे। एक श्रीरास ने वर्ष 1911 ईस्वी में एफ श्रीरास ने वर्ष 1911 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास कब किया गया? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? पी.सी. महालनोबिस। देखिए, और डॉक्टर आर गाडगिल तथा वी राव इस समिति के सदस्य थे। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? पी.सी. महालनोबिस और डॉक्टर आर गाडगिल तथा वी राव समिति के सदस्य थे। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है राष्ट्रीय आय? एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं, फाइनल गुड्स जिसको बोलते हैं, तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। किस पर आधारित है? वित्तीय वर्ष पर, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना मई 1951 में। देखें, भारत सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना मई 1951 ईस्वी राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए कौन उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसके अंतर्गत आता है? सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत। इसकी स्थापना कब हुई थी? मई 1951 ईस्वी में। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है। इसकी मदद कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? NSSO। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। देखिए, किसको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए साइमन कुजनेट्स को नोबेल पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय आय की लागत किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी उसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत पर की जा सकती है या फिर बाजार लागत पर। साधन लागत यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है।
साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है। क्या नहीं शामिल किया जाता है? सरकार को भुगतान किए कर को साधन लागत में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, परंतु कोई अनुदान प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर, सेनवेट, केंद्रीय उत्पादक शुल्क, CST आदि जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय ही उसकी गणना कर ली जाती है। मूल्यवर्धन की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में न आए, यानी माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त लागतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। मूल्यवर्धन किसी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादित उत्पाद की इकाई के बाजार मूल्य में उस उत्पादक इकाई के अंशदान को प्रदर्शित करता है। सकल मूल्य वर्धन को सामान्यतया उत्पाद के मूल्य माध्यमिक वस्तुओं के उपभोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पाद पर लगे करों को मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पाद अनुदान को घटा देते हैं तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही GDP होता है। अतः किसी भी राष्ट्र का GDP सकल मूल्यवर्धनों का योग होता है, जिसमें ह्रास नहीं निकाला गया है पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया गया है। भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर किया करता था। जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है। पहले साधन लागत पर करते थे, अब बाजार मूल्य पर किया जा रहा है, जो वास्तव में बाजार लागत पर ही है। पहले साधन लागत, अब बाजार लागत पर किया जा रहा है। बाजार लागत पर जनवरी 2015 से 2015 से किया जा रहा है। सकल मूल्यवर्धन में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। देखिए यहाँ पूछ सकता है, सकल मूल्यवर्धन में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद क्या मूल्य ज्ञात होता है? बाजार मूल्य। उत्पाद कर केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर हैं। चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। फिर है आपका स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। अस्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है, इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। देखिए, किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक क्या है? स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा तथा यह अंतर मुद्रास्फीति की दर के मूल्य के बराबर होगा। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता। किसको किसको शामिल नहीं किया जाता? मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, घरेलू सेवाओं तथा कार्य को, वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे अंशपत्र, ऋणपत्र आदि के क्रय विक्रय को, हस्तांतरण भुगतान को,
पेंशन वजीफा को, विदेशों से प्राप्त उपहार को क्या नहीं किया जाता, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसका, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। उत्पाद पद्धति, इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आय पद्धति, इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की जीडीपी का आकलन करने के लिए करते हैं। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध। राष्ट्रीय आय की मूलतः दो धारणाएं हैं, घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं, किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। घरेलू उत्पाद द्वारा घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा जोड़ घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा। राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद बराबर घरेलू आय घटाव शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय जोड़ शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन आय, या घरेलू आय बराबर माइनस शेष विश्व से निवल प्राप्ति। जब भी किसी धारणा के साथ सकल जुड़ा हो तो इसका मतलब है कि स्थिर पूंजी उपभोग या ह्रास को घटाया नहीं गया है। जब सकल जुड़ा हो धारणा के साथ तो स्थिर पूंजी उपभोग या ह्रास को नहीं घटाया गया है। जब हम सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें निबल या शुद्ध प्राप्त होता है। निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनीतिक नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं, घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त से सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप है या इन्हीं पर आधारित हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों चाहे वह निवासी हो या अनिवासी द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि या को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार विशेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के उपयोग या जीडीपी के उपयोग। जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता। देखिए, साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है।
परंतु यदि कोई अनुदान प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। अगर कोई अनुदान है तो उससे साधन लागत में शामिल किया जाता है, लेकिन सरकार को भुगतान किए कर को शामिल नहीं किया जाता है साधन लागत में। सीएसओ द्वारा फरवरी 2015 ईस्वी में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगी। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस घटाओ उत्पादन कर घटाओ अनुदान। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी। किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद उस आय को कहते हैं जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है। यदि एक्स देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय हो व एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स घटाओ एम। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक्स माइनस एम बराबर 0, अतः जीएनपी बराबर जीडीपी। भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होगा। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ, ह्रास आदि को सम्मिलित करते हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीएनपी एमपी किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर तथा बाहर सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में परोक्ष व्यापारिक कर जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान को घटा देते हैं तो हमें बाजार मूल्य ज्ञात होता है। जीडीपी एफसी बराबर जीएनपी एमपी माइनस परोक्ष कर प्लस अनुदान। जीएनपी के विभिन्न उपयोग। सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। देखिए, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर आईएमएफ देशों की उनकी क्रय शक्ति समता या तुल्यता के आधार पर रैंक तय करता है। 2015-16 ईस्वी में क्रय शक्ति समता के आधार पर आईएमएफ ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है। इस आधार पर चीन पहली एवं यूएसए दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दूसरे देशों से लिए गए कर्ज एवं दूसरे देशों को दिए गए कर्ज से पता चलता है। यह बताता है
कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। न्यूअल धारणाएं, नेट कॉन्सेप्ट्स। जब हम सकल मूल्य में से, चाहे वह बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो, ह्रास को घटा देते हैं तो न्यूअल धारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें निम्नांकित न्यूअल धारणाएं प्राप्त होंगी। जीडीपी एफसी माइनस ह्रास इक्वल टू एनडीपी एफसी, जीडीपी एमपी माइनस ह्रास इक्वल टू एनडीपी एमपी, जीएनपी एफसी तो एनएनपी एफसी, जीएनपी एमपी तो एनएनपी एमपी। खाली ह्रास को घटाना है। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। देखिए, भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस ह्रास। अतः किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा। एनडीपी का प्रयोग, इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किया जाता है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, जब क्योंकि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दरें निर्धारित करती हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी एनएनपी इक्वल टू जीएनपी घटाव ह्रास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। या एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय घटाव मूल्य कटौती। फिर आपका एनएनपी का विभिन्न उपयोग। यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम है। यह किसी भी देश की आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। देखिए, एनएनपी भागा उस देश की आबादी तो उस देश का प्रति व्यक्ति आय पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। कर, छूट एवं राष्ट्रीय आय संबंध, टैक्सेस, सब्सिडीज एंड नेशनल इनकम। अप्रत्यक्ष कर और अनुदान को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय इक्वल टू एनएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष को 2004-5 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया। इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण धारणात्मक परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में किया है। नई श्रृंखला में अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन धारणा को हटा दिया गया है तथा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को ही जीडीपी के रूप में स्वीकार किया गया है। सीएसओ की नई घोषणा के अनुसार जीडीपी की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्यवर्धन के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल कीमतों को प्रयोग में लाया जाएगा। मूल कीमत बराबर क्रेता से प्राप्त कीमत घटा उत्पाद पर कर जोड़ अनुदान। साधन लागत पर ग्रोस वैल्यू एडेड यानी जीवीए यानी सकल मूल्यवर्धन किसी कर को सम्मिलित नहीं करता तथा किसी अनुदान को नहीं छोड़ता है। बाजार मूल्य पर जीडीपी उत्पाद एवं उत्पादन करों को सम्मिलित करता है तथा उत्पाद तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। ग्रोस वैल्यू एडेड साधन लागत पर, ग्रोस वैल्यू एडेड मूल्य पर तथा जीडीपी बाजार मूल्य पर के बीच संबंध
सीई कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, ओएस परिचालन अधिशेष, एमआई मिश्रित आय, सीएफसी मिश्रित पूंजी का उपभोग, जीवीए मूल मूल्य पर सीई प्लस ओएस भागा एमआई प्लस सीएफसी प्लस उत्पादन कर घटाव उत्पादन अनुदान, जीवीए साधन लागत पर, जीवीए मूल मूल्य पर घटाव उत्पाद अनुदान घटाने के बाद उत्पाद कर, जीडीपी बाजार मूल्य पर, जीवीए मूल मूल्य पर प्लस उत्पाद कर घटाव उत्पाद अनुदान। इस विज्ञप्ति में सीएसओ ने इस बात पर बल दिया है कि आगे से जीडीपी बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास की माप के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। मूल कीमत पर जीवीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है। देखिए, मूल कीमत पर जीवीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है, जो वहाँ 1993 ईस्वी से ही प्रयोग में है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? 6 क्षेत्रों में विभाजित किया। क्या क्या? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, परिवहन, संचार एवं व्यापार, वित्त एवं वास्तविक संपदा, सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा होती है। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किए जाते हैं। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किए जाते हैं। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े सीएसओ द्वारा तैयार किए जाते हैं। आरबीआई द्वारा पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े सीएसओ द्वारा, और विदेशों से शुद्ध आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। सीएसओ के अनुसार अब तक जीडीपी साधन लागत के आधार आर्थिक समृद्धि दर की माप के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए जीडीपी बाजार मूल्य के आधार पर इसकी माप की जाएगी। एनएनआई किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी है, जिसमें सीएफसी कर्मचारियों की निवल क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व से प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया है का योग है। सकल राष्ट्रीय आय में ह्रास को घटा दें तो एनएनआई ज्ञात होगी, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। 2011-12 आधार पर व्यक्त नई श्रृंखला के आधार पर बाजार मूल्य पर व्यक्त जीएनआई 2014-15 में 1,04,27,701 करोड़ रुपया तथा 2015-16 ईस्वी में 1,12,14,077 करोड़ रुपया थी। इन वर्षों में एनएनआई क्रमशः 92,35,026 तथा 90,34,339 करोड़ रुपया रही। एनडीपी का मूल्य इस अवधि में 93,59,476 करोड़ रुपया तथा 1,73,224 करोड़ रुपया थी। विश्व जीडीपी में भारत का अंशदान 2014-15 ईस्वी में औसतन 7% रही। भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 2015-16 कृषि 1.3%, उद्योग 7.4%, सेवाएं 9.2%, बेसिक मूल्य पर जीवीए 7.3%, निवल प्रोच कर 10.9, जीडीपी 7.6%। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधा से अधिक भाग सेवा क्षेत्र है। 2011-12 से 2015-16 ईस्वी के बीच सेवा क्षेत्र का योगदान कुल ग्रोथ का 69% है। इस अवधि में सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में हिस्सा 53% है। व्यक्ति आय, यह देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय है, जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय घटाव निगमों का अवितरित लाभांश घटाव निगम कर घटाव सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। वर्तमान कीमतों पर जीबीए में अंशदान प्रतिशत सरकारी क्षेत्र
11-12 में 20.6% था, 2014 पर 19.4 हो गया है। निजी निगमित क्षेत्र 33.9 से 35.9 हुआ है। घरेलू क्षेत्र 45.5 से 44.8% हुआ है।